भारत में हर साल भीषण गर्मी से बचाने के लिए मॉनसून आता है, यानी बारिश होती है। और क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर भारत में बारिश इन्हीं कुछ महीनों में क्यों आती है, और आखिर ये बारिश आती कहाँ से है और जाती कहाँ पर है? अगर आपके मन में भी ये सवाल आए हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बारिश यानी मॉनसून के पीछे के विज्ञान को आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले समझते हैं कि आखिर मॉनसून होता क्या है। सामान्यतः भारत में बारिश आने को मॉनसून से जोड़कर देखा जाता है, पर असल में बारिश का मतलब मॉनसून नहीं है, बल्कि बारिश तो मॉनसून का एक रिजल्ट है। तो फिर मॉनसून क्या है? दरअसल विज्ञान की भाषा में मॉनसून का अर्थ हवाओं की दिशा में परिवर्तन से है, यानी कि भारत में चलने वाली हवाएं साल में 2 बार यू टर्न लेती हैं। जैसे गर्मियों के दौरान हवाएं दक्षिण पश्चिम दिशा से चलती हैं और सर्दियों के दौरान यही हवाएं उत्तर पूर्वी दिशा से चलती हैं। पर आखिर ये हवाएं यू टर्न लेती क्यों हैं, या मॉनसून का जन्म कैसे होता है? तो इसके लिए जिम्मेदार है सूर्य से आने वाली ऊर्जा या गर्मी। सूर्य से आने वाली ये गर्मी जमीन और समंदर को अलग अलग तरीके से गर्म करती है। इसको कहा जाता है विज्ञान की भाषा में कि ओशन की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लैंड की स्पेसिफिक हीट से ज्यादा होती है। सरल भाषा में कहें तो सूरज की रोशनी से धरती जल्दी गर्म होती है, जबकि ओशन यानी पानी को गर्म होने में समय लगता है। इसी का परिणाम रहता है कि गर्मियों के दौरान इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जमीन का तापमान अरब सागर और हिंद महासागर से ज्यादा होता है। अब तापमान ज्यादा होने की वजह से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक लो प्रेशर क्षेत्र बनता है, यानी यहाँ हवा का दबाव कम हो जाता है। पर ऐसा क्यों? तो ऐसा इसीलिए क्योंकि जब धरती गर्म होती है तो वो आसपास की हवा को भी गर्म करती है, और गर्म हवा हमेशा ऊपर उठती है, क्योंकि गर्म हवा की डेंसिटी यानी घनत्व तो कम होता है। आप इसे अपनी आंखों के सामने होते हुए भी देख सकते हैं। आपने देखा होगा कि जलती हुई आग के ऊपर एक धुंधला सा क्षेत्र रहता है। ये कुछ और नहीं बल्कि आग से गर्म होकर ऊपर उठती हुई हवा है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। अब एक तरफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ज्यादा गर्म होने की वजह से यहाँ लो प्रेशर क्षेत्र बना है, क्योंकि हवा ऊपर जा रही है। वहीं दूसरी तरफ अरब सागर और हिंद महासागर के आसपास के क्षेत्र में क्योंकि तापमान कम है, इसीलिए यहाँ पर हाई प्रेशर क्षेत्र बनता है, क्योंकि टेम्परेचर कम होने की वजह से यहाँ की हवा भी ठंडी होती है और ठंडी हवा की डेंसिटी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से हवा ऊपर नहीं उठती और इस क्षेत्र में हवा का दबाव बढ़ जाता है, जिसे हाई प्रेशर क्षेत्र कहते हैं। अब सीधा सा नियम है कि हवा हमेशा हाई प्रेशर क्षेत्र से लो प्रेशर क्षेत्र की तरफ चलती है, यानी गर्मियों के दौरान भारत में हवा अरब सागर से होकर के भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती है। इन्हीं हवाओं को दक्षिण पश्चिम हवाएं कहा जाता है। यही हवाएं जब अरब सागर से गुजरती हैं तो अपने साथ नमी यानी पानी लेकर चलती हैं, और यही पानी भारतीय उपमहाद्वीप में बारिश बनकर बरसता है। इसे ही दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। अब हम समझते हैं कि ये हवाएं आखिर यू टर्न क्यों लेती हैं। तो इसके पीछे भी सेम ही कारण है। सर्दियों के दौरान धरती ज्यादा जल्दी ठंडी होती है, जबकि ओशन यानी पानी धीरे धीरे ठंडा होता है, जिसकी वजह से कंडीशंस लगभग पलट जाती हैं। यानी भारतीय उपमहाद्वीप में हाई प्रेशर क्षेत्र बनता है, जबकि अरब सागर और आसपास के क्षेत्र में लो प्रेशर एरिया बनता है। और हम जानते हैं कि हवाएं हमेशा हाई प्रेशर क्षेत्र से लो प्रेशर क्षेत्र की तरफ चलती हैं, यानी भारतीय उपमहाद्वीप से अरब सागर की तरफ। इन्हीं हवाओं को हम उत्तर पूर्व मानसून कहते हैं। अब उत्तर पूर्व मानसून में क्योंकि हवाएं धरती से पानी की तरफ चलती हैं, इसीलिए इन हवाओं के पास पानी का कोई सोर्स नहीं होता, और इसी कारण आपने देखा होगा कि सर्दियों के दौरान भारत में जो हवाएं चलती हैं वो काफ़ी ड्राई होती हैं, और सर्दियों के दौरान भारत में काफ़ी कम बारिश देखने को मिलती है। हालांकि उत्तर पूर्व मानसून के दौरान भारत के कुछ हिस्सों खासतौर पर तमिलनाडु में बारिश ज़रूर होती है, क्योंकि उत्तर पूर्व से आने वाली हवाएं जब बंगाल की खाड़ी से गुजरती हैं तो अपने साथ नमी लेकर चलती हैं, जिसकी वजह से तमिलनाडु और श्रीलंका के आसपास बारिश होती है। लेकिन ओवरऑल अगर आप पूरे भारत में देखें तो यहाँ पर आपको ड्राई कंडीशंस नजर आती हैं। अब भारत के लिए हर लिहाज से दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि भारत की 70% से ज़्यादा बारिश और 55% से ज़्यादा खेती इसी पर निर्भर रहती है। तो चलिए दक्षिण पश्चिम मानसून को थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। ये मानसून भारत में मुख्य तौर पर गर्मियों के बाद यानी कि जून से मिड सितंबर के बीच में देखने को मिलता है। भारत में मानसून का आगमन मुख्य तौर पर मेनलैंड इंडिया में 1 जून के आसपास होता है, और सबसे पहले ये केरल के तट पर पहुंचता है। केरल से आगे बढ़ते हुए मानसूनी हवाएं 2 ब्रांचेस में बढ़ जाती हैं। इसमें एक है अरेबियन सी की ब्रांच और दूसरी है बे ऑफ बंगाल की ब्रांच।
अरेबियन सी की ब्रांच पूरी तरीके से भारत में रहती है, जबकि बे ऑफ बंगाल की ब्रांच का केवल एक ही हिस्सा भारत में प्रवेश करता है और शेष भाग म्यांमार, थाईलैंड और मलेशिया की तरफ चला जाता है। भारत में जो ज्यादातर बारिश होती है वो अरेबियन सी की ब्रांच की वजह से होती है। केरल के बाद ये ब्रांच भारत के नॉर्दर्न इंडिया में प्रवेश करती है और धीरे धीरे पूरे देश में फैल जाती है। अब दोनों ब्रांचेस दिल्ली में लगभग एक ही समय पर पहुंचती हैं और इनका मिलन भी दिल्ली में होता है। जून के अंत तक मॉनसून आमतौर पर देश के अधिकांश हिस्सों में फैल जाता है और कश्मीर पहुंचते पहुंचते मॉनसून की लगभग सारी नमी यानी सारा पानी खत्म हो चुका होता है और इसीलिए देश के अन्य हिस्सों के मुकाबले कश्मीर में मॉनसून के दौरान थोड़ी कम बारिश होती है। अब ये तो हुआ भारत में मॉनसून का आगमन। मॉनसून की वापसी भी कुछ इसी तरह होती है और मॉनसून जिस रास्ते से भारत में प्रवेश करता है उसी रास्ते दबे पांव वापस लौट जाता है, यानी वापसी में ज्यादा बारिश नहीं होती है क्योंकि सारा पानी यानी सारी नमी तो पहले ही खत्म हो चुकी है और इस तरह मॉनसून अगले साल फिर आने के लिए वापस चला जाता है। यहाँ आपके मन में एक सवाल और उठ सकता है कि किसी साल तो मॉनसून के दौरान बहुत ज्यादा बारिश होती है और किसी साल बहुत कम बारिश होती है, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसीलिए क्योंकि मॉनसून किसी एक चीज से तय नहीं होता है, बल्कि मॉनसून को प्रभावित करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जिसमें ITCZ यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जेट स्ट्रीम्स, अल नीनो, ला नीना, इंडियन ओशियन डिपॉल, इस तरह के फैक्टर शामिल हैं और इन्हीं फैक्टर के कॉकटेल की वजह से हर साल मॉनसून के दौरान बारिश कम या ज़्यादा होती रहती है और मॉनसून विभाग भी इन्हीं फैक्टर्स का इस्तेमाल करके मॉनसून का पूर्वानुमान लगाने की कोशिश करता है। और इन शब्दों को सुनकर के आप घबराइएगा मत, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस में हम इन सभी शब्दों पर डिटेल से चर्चा ज़रूर करेंगे। तो ये तो हुई हमारी मॉनसून की कहानी। इसी नोट के साथ अपनी वीडियो को देते हैं विराम। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि भारत में मॉनसून का गुणागणित क्या होता है और अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में उस सवाल को पूछ सकते हैं और आप अगली वीडियो किस विषय पर चाहते हैं ये ज़रूर बताइएगा।